नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज एक नौजवान की कहानी है जिनका नाम है संजय। संजय की उम्र लगभग 25 साल की थी और तब ये इनके साथ एक घटना का शुरुआत हुआ था। साल था 2016। रहने वाले संजय झारखंड के और उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में काम करते थे। तो काफ़ी दिन तक तो उन्होंने किराए जो गवर्नमेंट का मकान था, फ्लैट था, उसमें रहते थे। लेकिन रिटायरमेंट जब होने लगे तब उन्होंने हरियाणा के शहर फरीदाबाद में खुद का अपना एक वो ज़मीन लिया और कुछ दिन के बाद उस ज़मीन पर अपना घर भी बनवाया। अब कहानी की शुरुआत उसी घर से होती है। तो चलिए चलते हैं आज की संजय की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वक्त पर आपको वीडियो मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, संजय की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरी उम्र 25 साल की थी। मेरे पिता अब रिटायर हो चुके थे काम से। अब उन्होंने मकान अपना बनवा लिया था। हम अपने मकान में राजी खुशी रहते थे। मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ। अब मेरी बहन भी कुछ साल तक रही। उसके बाद उसकी शादी हो गई थी। वो अपने ससुराल चली गई थी। अब ले दे के उस घर में हम 3 प्राणी थे, मम्मी, पापा और मैं। अब मैं भी आईटी इंजीनियर था, बन चुका था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। सब कुछ मेरे परिवार में सही चल रहा था। किसी दिक्कत, कोई परेशानी आज तक हमने महसूस नहीं किया। पिता जो थे अब सरकारी का जो काम करने वाले थे, कर्मचारी थे, तो पैसे कोई दिक्कत था ही नहीं। और जिस घर में हम रहे, जो सरकार ने दिया हुआ था, उस घर में भी कोई समस्या नहीं हुई आज तक। लेकिन जब शुरुआत हुई इस घटना की हमारे नए घर में, और वो भी 3 साल के बाद, हम सोच भी नहीं सकते थे कि 3 साल के बाद ऐसे हमारे साथ में कोई घटना की शुरुआत हो सकती है। मैं ड्यूटी से घर लौट आया था। रात करीब 11 बज रहा था। खाना वाना खा करके हम मम्मी पापा से, अब रात के टाइम मेरे पास ज़्यादा मिलता था क्योंकि सुबह जल्दी थी ऑफिस जाने की। अब मैं देर से उठता था और जल्दी जल्दी फिर उठ करके तैयार होता और माता पिता से बात करने का फुर्सत ही नहीं मिलता था। तो वही टाइम होता था। खाना खाने के बाद हम लोग तीनों लोग बैठ करके सलाह मशवरा करते थे। आगे की कोई प्लानिंग होती थी उसके बारे में डिस्कस करते थे और वही मौका होता था। अब रात का 11 बजे के बाद हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए तीनों लोग और आपस में किसी विषय पर, विषय यही था मेरा शादी का। एक्चुअल में मैं एक अपने ऑफिस में एक लड़की से लव करता था, प्यार करता था और हम दोनों मिलकर शादी भी करना चाहते थे। अब ये जो खबर थी मैं अपने माँ को बताया। माँ तो नाराज भी हुई, लेकिन उसने वादा किया कि पिताजी से बात करेगी और मामला को फिट कर देगी। जब ये बात पिताजी के कान में गया तो वो गुस्सा हो गए थे। वो बिल्कुल मान नहीं रहे थे। और उधर लड़की के जो परिवार था वो भी अब खपा था उस लड़की से। वो और जगह शादी करना चाहते थे लेकिन मेरे से नहीं, सजातीय शादी करना चाहते थे। और हम दोनों का कास्ट अलग अलग थे तो हम भारतीय, लेकिन मामला यहाँ फंसा हुआ था। इधर मेरे पिताजी भी नाराज थे और उधर लड़की के परिवार वाले भी। लड़की उधर मनाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने माँ को तो मना चुका था लेकिन मेरे पिताजी मान नहीं रहे थे। और उसी विषय पर आज
हमारे घर में बातचीत चल रही थी। मेरे पिताजी कह रहे थे कि देख संजय, मेरी बात को गांठ मान के रख ले, शादी तो मैं उस लड़की से करने नहीं दूंगा, चाहे जो कुछ कर ले। मैं तेरी शादी अपनी बिरादरी में कराऊंगा, वो भी गांव में। हम झारखंड के रहने वाले। अब पिताजी का कहना था कि झारखंड में हम किसी लड़की को देखेंगे और हमने बोल भी दिया है, रिश्ता कई हमारे पास आ भी चुका है। और वही उसी विषय पर हमारी बातचीत चल रही थी। वो हमें मना करने की कोशिश कर रहे थे कि देख बेटा, ये शादी नहीं होगी, तो उस लड़की को भूल जा। लेकिन मैं भी अब पिताजी से आंखें मिला करके बात कर रहा था। अब बोल रहा था कि देखो पिताजी, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब जाति बिरादरी चलो ठीक है अपनी जगह पर, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन हमारा प्यार तो हो चुका है ना, हम एक दूसरे को चाहते हैं, तो आप हाँ तो कीजिए। लेकिन पिताजी मान नहीं रहे थे। खैर ऐसे ही बातचीत चल रही थी। 11 बजे से ऊपर का टाइम, और ड्राइंग रूम में हम तीनों के अलावा कोई नहीं था। मेरा जो रूम था, सामने दरवाज़ा खुला हुआ था, मेरा पलंग दिख रहा था। जहाँ हम बैठे थे कुर्सी पर, उस जगह से मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, दिख भी रहा था। पलंग साफ साफ मुझे नज़र आ रहा था। और तभी मेरी निगाह अपनी पलंग पर गई। मैं एक पल देख करके हैरान रह गया था। मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि जो मैंने देखा है वो वास्तव में मैं रियल टाइम में देखा हूँ या मेरी दिमाग का कोई भ्रम है। मैं समझ ही नहीं पाया। मैं क्या देखता हूँ कि 20-25 साल की एक नौजवान लड़की जैसे सजी सवरी, जैसे कोई शादी में जा रही हो, ऐसा सजी सवरी और हमारे पलंग पर बैठी हुई है। और गोरी सुंदर देखने में। 1 सेकंड के लिए मेरी आंखें पलंग पर गई थी और तभी मैंने देखा। और जब मैं आंखें झपकाया तो लड़की गायब हो गई थी। अब मैं देख करके हैरान था। मम्मी मेरे से कुछ बात कर रही थी, अब मेरा वो ध्यान नहीं उसमें नहीं था। पापा भी कुछ बोल रहे थे, मैं भी अब ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान मेरे कमरे के अंदर था। जो मैंने चीज़ देखा, लड़की को देखा, आखिर ये मेरे मन का भ्रम था कि वास्तव में हमारे कमरे के अंदर कोई लड़की आकर के बैठ गई थी। मैं इस फर्क को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे एहसास होने लगा कि जो मैं कुछ देखा ना, ये मेरे दिमाग का भ्रम है। भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा घर का मेन गेट बंद, और कोई रास्ता है नहीं कोई बाहर से अंदर आने का। हम 3 परिवार, चौथा कोई घर में है नहीं, तो लड़की कैसे आ सकती है? जरूर मेरे दिमाग का भ्रम है और मैं इसको भूलने लगा। अब मेरी माता पिता से उसी विषय पर बात होने लगी, लेकिन मेरी निगाहें रुक रुक करके उसी पलंग की तरफ, कमरे की तरफ मैं देख लेता था। लेकिन अभी वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई जो नज़र आई थी। अब मेरे पिता डांट रहे थे कि देख संजय, अब तू मेरी बात मान ले, तू उस लड़की को भूल जा भाई। अब मैं जो कह रहा हूँ, जहाँ शादी करना है मैं तेरे को फोटो दिखाता हूँ, अगर लड़की खूबसूरत ना हो तब तुम बात करना। उस लड़की में और इस लड़की में फ़र्क देख लेना। ये भी लड़की पढ़ी लिखी है, जैसे तुम्हारी वो लड़की है जैसे तुम बता रहे हो। लेकिन मैं पिताजी को साफ साफ कह रहा था कि देखिए पिताजी, आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन मैं इस लड़की से वचन दे रखा हूँ कि शादी करूँगा तेरे से। अब मैं उस वचन का क्या करूँगा? मैं तोड़ तो सकता नहीं। पिताजी कहने लगे उस लड़की को भूल जा, भूल जा। अब मुझे थोड़ा अब गुस्सा आ रहा था अपने आप पर और पिताजी पर भी। मैं सच कहूँ तो मैं पिताजी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पिताजी, जिस जमाने से आप आए हैं वो ज़माना अब नहीं रहा, अब ज़माना बदल चुका है। लेकिन ये बात खुल करके मैं बोल नहीं पा रहा था। सब कुछ अपने दिल के अंदर समेटे हुए था। मैं कभी अपनी माँ की तरफ देख लेता, माँ कभी मेरे पक्ष में बोलती और कभी पिता के पक्ष में बोलती। मतलब वो दोनों तरफ से पिसी हुई थी। मेरी तरफ हाँ भी बोलती और ना भी बोलती। मैं माँ की मजबूरी समझता था। और तभी मेरी निगाह फिर कमरे के अंदर पड़ी और एक पल तो अब देख करके मेरी आंखें जो थी, जो खुली थी, और बड़ी हो गई। उस क्षण को देख करके वही लड़की मुझे फिर उसी पलंग पर, मेरे पलंग पर
अब बैठी हुई दिखाई दी और इस बार वो मेरी तरफ घूर रही थी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। मैं बोलते बोलते एकदम रुक गया। मैं मम्मी से कुछ बोल रहा था और अचानक मैं रुक गया, अपने कमरे की तरफ देखने लगा। अपने पलंग पर उस लड़की को बैठा देख करके अब मैं तो एकदम हैरान था। आज जब मैं ऐसे ही बातों पर रुक गया तो मम्मी मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, क्या देख रहा है कमरे में? अभी सोने के तेरे पास बहुत टाइम है, अभी बात करते हैं इस विषय पर, इसको फैसला करते हैं। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उस लड़की को देखे जा रहा था। और तब मम्मी मुड़ करके देखी कि मेरी निगाहें कहाँ पर है। वो देखी भी जिधर मैं देख रहा था, मैं अपने कमरे में अपने पलंग पर, लेकिन शायद उनको वो लड़की दिखाई नहीं दी जो मैं देख रहा था। मेरे पिता भी झांक करके देखे, थोड़ी कुर्सी उनकी अलग थी, वो शायद देख नहीं पा रहे थे और वो थोड़ा टेढ़ा होकर के झांक करके मेरे कमरे में भी देखे। शायद उनको भी वो लड़की नजर नहीं आई और मुझे तो नजर आ रही थी। मम्मी मेरी बोल पड़ी, अरे तू मेरे से बात करना, हम लोगों से बात कर, जिस विषय पर हम बात कर रहे थे। तुम कमरे के अंदर क्या झांक रहा है, बार बार उस तरफ क्या देख रहा है? लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैं माँ को बताना चाहता था कि माँ, मेरे कमरे में देखो एक लड़की बैठी हुई है आप मेरे पलंग पर, लेकिन जबान पर आ रहा था शब्द, लेकिन आवाज में बदल नहीं रहा था। मैं एकदम शांत और डरा हुआ दिख रहा था। मेरा शक्ल देख करके मेरी माँ उठ करके कुर्सी से खड़ी हो गई और कहने लगी, संजय तेरा तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना बेटा? मैं कुछ अभी भी नहीं बोला। मेरी निगाहें बस उसी लड़की को देख रही थी और मेरी आंखें और चौड़ी हो गई थी, जिसे देख करके माँ को कुछ अलग महसूस हुआ होगा और तभी तो माँ घबरा करके कुर्सी से उठ करके मेरे पास खड़ी हो गई और पूछने लगी कि क्या देख रहा है उधर, क्या दिखाई दे रहा संजय, मुझे तो बता, मुझे तो बता। और तब मैंने उंगली उठा करके अपने कमरे की तरफ इशारा किया। मैं बोलना चाहता था कि माँ देखो कौन लड़की है, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। और आखिरकार माँ शायद कुछ महसूस किया होगा, कुछ समझा होगा कि आखिर मेरे साथ में अचानक ये सब क्या हो रहा। पापा भी उठ के खड़े हो गए और मेरे पास आके कहने लगे कि देख ये नया नौटंकी तूने क्या शुरू कर दिया। देख तू चाहे कुछ भी कर ले, शादी तो मैं ये करूँगा नहीं, शादी तो तुम्हें वहीं करना होगा जहाँ मैं चाहूँगा और जो मुझे पसंद है। और उठ करके वो अपने कमरे में जाने लगे। लेकिन मेरी माँ उसी जगह पर खड़ी रही और मुझे बार बार कंधा पकड़ करके हिला रही थी। संजय, संजय बेटे क्या देख रहा है उधर, क्या देख रहा है? मैं अभी भी उंगली का इशारा उसी कमरे की तरफ था, मेरा कमरे की तरफ। अब मैं बोल नहीं पा रहा, आंखें मेरी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी हुई, डर चेहरे पर झलक रहा है। आखिर मेरे बंद कमरे में, मेरे बंद घर में वो लड़की कहाँ से आ गई? और शायद मम्मी को क्यों नहीं दिख रही है, मुझे क्यों दिख रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब मम्मी बार बार मुझे हिलाने लगी, डुलाने लगी, और तब मेरी आवाज निकली, मम्मी कमरे में लड़की है। और जैसे ही मैंने ये बात बोला, अब मम्मी घूम करके देखी, वो लड़की पल भर में गायब। अब मेरी भी सांस तेज चलने लगी थी, एकदम हार्ट बीट बढ़ चुका था, डर का एक माहौल मेरे शरीर में बन चुका था कि आखिर अभी भी लड़की बैठी हुई थी। 2 बार मैं देख चुका हूं और जैसे ही मेरे गले से आवाज निकली और लड़की गायब। ये क्या हो सकता है भाई? मैं एकदम डरा हुआ था, चेहरा मेरा पीला पड़ा हुआ, डर के कारण पसीना पसीना हुआ पड़ा। अब माँ शायद समझ रही थी। अब फिर मेरे पिताजी को आवाज देने लगी कि आप इधर आइए ना, कहाँ चले कमरे के अंदर में, देखिए यहाँ क्या परेशानी खड़ी हुई है, जल्दी आइए जल्दी आइए। लेकिन पिताजी मेरी माँ को डांटने लगे, कहने लगे वो नया कोई नौटंकी शुरू किया है ताकि हम लोग मान जाए, शादी उसी लड़की से करे, तुम आ जाओ कमरे में आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ, छोड़ो उसको अपने हाल पर। मेरे पिताजी कमरे में से ऐसे ही डांट लगा रहे थे मम्मी का कि तुम छोड़ दो बेटे को, मेरे पास में आ जाओ, वो नौटंकी कर रहा है। शायद उस नौटंकी से हम लोग डर जाएं और शादी के लिए हाँ बोलते हैं, उनका मानना ये था। लेकिन मैं ऐसा कोई भी नौटंकी
ना कोई ड्रामा मैं कोई कर रहा था। जो मेरे सामने में जो दिख रहा था मैं उस पर रिएक्ट कर रहा था। आखिरकार माँ पिताजी को डांटने लगी, कहने लगी आप हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो, देखो ना बेटे क्या हुआ है, आप तो ज़रा फिक्र भी नहीं है, पसीने से नहाया हुआ है। माँ जो बोलना चाहती थी मेरे पापा को बोलती रही और आखिरकार इतना सब बोलने के बाद पापा कमरे से लौटे और मेरे पास आके खड़ा हो गए। हाँ, मेरी तरफ देख के कहने लगे क्या क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, क्या देख लिया ऐसा तूने घर के अंदर। मैं क्या बोलूँ, पापा से वैसे भी झगड़ा हो रहा था इस वक्त में। और माँ को मैं बोला कि माँ, मैं अपने पलंग के ऊपर में 2 बार एक लड़की को देखा है, जवान लड़की, और सजी सवरी जैसे शादी में पार्टी में आ रही हो ऐसी मैं देखा हूँ। माँ कौन हो सकती है। अब माँ जो थी कहने लगी कि बेटा मैं तो देखा उस वक्त में कोई लड़की नहीं थी, मैं देखती हूँ। अब माँ मेरे से पहले कमरे के अंदर पहुंच गई। कमरे में कोई था ही नहीं, कमरे का हर कोना बाथरूम तक सब कुछ देख लिया क्या, लेकिन लड़की मिली ही नहीं। और आखिरकार अब माँ थोड़ा डर गई थी, पिताजी को अकेले में ले जाकर के बात करने लगी। मैं सुन नहीं पा रहा था। मैं अपने कमरे के अंदर आ गया, लेकिन डरा हुआ था कि आखिर इस कमरे में अचानक लड़की कहाँ से प्रकट हो गई, कौन हो सकती है। और उन टाइम में भूत प्रेत को मैं जानता तक नहीं था, मैं समझता भी नहीं था इनको कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते भी हैं। मुझे विश्वास नहीं था उन पर। अब पिताजी और माँ अकेले में बात किए जा रहे थे। कभी कभी वो लोग मुड़ करके मेरी तरफ देख लेते। अब मैं अपने कमरे के अंदर आ चुका था। जो हमारी एक चेयर थी मैं उस पर बैठ करके अपने पलंग की तरफ घूर रहा था। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं अपने पलंग पर जा करके बैठूं, लेटूं। मैं डरा हुआ था और माँ पिता कुछ ही दूरी पर खड़े और फुसुर फुसुर और कुछ बातचीत कर रहे थे। और कुछ देर के बाद माँ आई और मुझे हाथ पकड़ करके अब उस मेरे कमरे से बाहर ले गई। अब एकांत जगह पर मुझे ले गई जहाँ पापा थे नहीं। अब पूछने लगी बेटा ये जो तूने देखा जिस लड़की को, क्या तूने आज पहली बार देखा है या इससे पहले भी कभी ऐसा तूने देखा है, सपने में, जागते हुए, कहीं भी ऐसा कुछ देखा है क्या। मैं अपने दिमाग को अब जोर लगाने लगा कि मैंने कभी ऐसा देखा है क्या सपने में, मुझे याद नहीं आ रहा था। और ये तो मैं फर्स्ट टाइम देखा था आज। मैं माँ को जो सच्चाई थी बता दिया कि माँ मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ, सपना का बारे में मुझे जानकारी नहीं है, शायद मैं देखा भी हो या मैं भूल चुका हूँ, ऐसा भी हो सकता है। माँ फिर पिताजी के पास पहुँच गई, फिर खुसुर फुसुर होने लगे। और कुछ देर के बाद पिताजी भी आए, कहने लगे तू सच बोल रहा है ना, लड़की तेरे बिस्तर पर दिखी थी वो। मैंने पिताजी को देखते हुए कहा हाँ पिताजी, मैं 2 बार देखा जब हम लोग बैठकर बात कर रहे थे। हाँ, एक बार तो जल्दी गायब हो गई थी, लेकिन एक बार काफी टाइम तक मेरे पलंग पर बैठी रही। अभी भी लग रहा था कि पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा, मैं झूठ बोल रहा हूं। अब फिर कहने लगे कोई बात नहीं, अब की बात नजर आए ना तो मुझे आवाज देना, मैं भी देखूंगा कौन लड़की है। इसके बाद पिताजी तो कमरे में चले गए, माँ मेरे पास में थी। माँ तो माँ ही होती है। और मेरे कमरे के अंदर आई, अब मुझे पलंग पर बिठाने लगी, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मैं कहने लगा कि माँ आज यहीं मेरे पास में सो जा, मुझे डर लग रहा है माँ। माँ बोली ठीक है बेटा, मैं तेरे पास ही हूं ना, चल तू पहले सो, मैं तेरे साथ में हूं। आखिरकार माँ मुझे लिटा दिया पलंग पर, कुर्सी डाल के बैठी रही जब तक मैं जाग रहा था। जब मैं गहरी नींद में आ गया ना, तब माँ शायद उठ करके चली गई थी। अब मैं अकेले उसी पलंग पर, जिस पलंग पर मैंने एक जीती जागती लड़की को मैंने पलंग पर बैठे हुए देखा था। मैं अब गहरी नींद में था, सपनों की दुनिया में मैं दौड़ रहा था। मैं देख रहा था कि मैं अपने ऑफिस में हूँ। अब मेरा ऑफिस जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जबकि मेरे ऑफिस में भीड़ लगी रहती है। हर टेबल पर कोई ना कोई लड़का लड़की काम करते रहते थे,
लेकिन इस वक्त में मैं पूरा ऑफिस में अकेला अपने टेबल पर, अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ अपने कक्ष में, और कोई भी नहीं वहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ कि सारे लोग कहाँ गए, कोई नहीं है यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी मुझे एक लड़की आती हुई दिखाई दी। अब जब लड़की को देखा ना, तो मैं देख करके दंग रह गया। ये तो वही लड़की थी जो मेरे कमरे के अंदर में बेड के ऊपर बैठी हुई दिखाई दी थी, और वो मेरी तरफ हंसती हुई आ रही थी। अब मैं उसको देख करके सपने में डर रहा हूं, अरे ये लड़की तो मेरे पलंग पर आके बैठी थी, फिर गायब हो गई, 2 बार देखी थी। मैं सपने के अंदर भी डरा हुआ हूं उस लड़की को देख करके, और वो लड़की मेरे पल पल नजदीक आती जा रही है। जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। एक पल आया कि मैं उस ऑफिस से, उस केबिन से निकल के भाग जाऊं, लेकिन मेरा जो पैर था बिल्कुल जाम हो चुका था। अब मैं भाग में नहीं पा रहा हूं, दौड़ने का पूरा चेष्टा कर रहा हूं कि मैं भाग जाऊं, लेकिन भाग नहीं पा रहा हूं। जहां था वहीं पर फ्रीज हुआ पड़ा, और वो लड़की मेरे पास आकर के अब मुझे छू रही है, मेरे बालों को छू रही है, मेरे गालों को छू रही है, और मेरे शरीर को छूते हुए अब मुस्कुरा रही है। कह रही है, उसकी आवाज में साफ सुना था कि बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हें देखी हूं, बहुत सुंदर हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद जो बात बोली ना, तो मैं एकदम डर गया था कि आखिर ये लड़की मेरे साथ में क्या करने वाली है। और मैं डरा हुआ उसको देख करके और कहने लगा कि आप कौन हैं, आप मुझे क्यों सता रही हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए ना, आप जाइए, मुझे छोड़ दीजिए अकेले, मुझे आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ मेरी दोस्ती है, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। लेकिन वो लड़की जोर देते हुए कहने लगी कि देखो, उस लड़की को भूल जाओ, अब वो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद उसने मुझे आलिंगन में भर लिया। आज जैसे ही आलिंगन किया, मेरे शरीर का लगा कि सारी हड्डियां कड़कने लगी, और मैं घबरा करके एकदम चिल्ला पड़ा। आज जैसे ही चिल्लाया, मेरी आंख खुल गई। मैं क्या देखता हूं कि मैं अपने कमरे के उसी अपने पलंग पर लेटा हुआ हूं। कुर्सी खाली है जहां मां बैठी हुई थी, और कमरे की लाइट जल रही है, और एक पल के लिए लगा कि वही लड़की मेरे साथ में है। लेकिन अगले पल जैसे ही मैं आंख झपकाता हूं, वो लड़की गायब हो चुकी है। मैं डर करके जो चीखा था, वो आवाज सुन करके मां दौड़ती हुई कमरे से भागती हुई अब मेरा नाम लेकर पुकारती हुई आ रही थी। संजय, संजय बेटा, क्या हुआ, तूने कोई सपना देखा, डरावना सपना देखा बेटा? मैं आ गई, आ गई। मां लगभग दौड़ती हुई मेरे कमरे में पहुंच गई। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। अब पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ, अब डर के मारे मेरा सारा बदन जैसे कांप रहा हो। मेरा हालत देख करके माँ मुझे एकदम संभालने लगी। बेटा शांत हो जा, कोई बुरा सपना देखा? चल बेटा पानी पी ले। बोतल से गिलास में पानी ढाल करके मुझे पिलाने लगी। पानी पीकर थोड़ा सुकून जरूर आया। अब तो मेरे पास में माँ थी। अब माँ साथ में होती तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब माँ पूछने लगी कि बेटा तूने क्या देखा, क्या देखा? मैं कुछ पल तो बोल ही नहीं पा रहा था। अब फिर जब बोलने लायक हुआ तब मैं बताने लगा कि माँ वही लड़की, अब जो भी सपना मैंने देखा था वो बताने लगा। अब माँ जो थी अब मेरी बात सुन करके थोड़ा डर गई थी, और उस वक्त तो कुछ नहीं बोली। बोली कि बेटा मैं तेरे पास ही हूँ और तू आराम कर, मैं यहीं कुर्सी पर बैठी हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सुबह हम देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तू अब सो जा। लेकिन मुझे भला कहाँ नींद आने वाली। मैं इतना बेचैन डरा हुआ, आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? ये लड़की मेरे जीवन में कैसे आ रही है? कौन है लड़की और मुझे क्यों तंग कर रही है कौन ये? जिंदा मुर्दा भूत पिचास क्या है, कुछ भी मालूम नहीं। खैर माँ मुझे सुलाने की फिर
कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था। और मैं माँ के बोला कि देख माँ, अब कुर्सी छोड़, मेरे बगल में आके लेट, मैं तुझे पकड़ के सोऊंगा बच्चों की तरह। मैं डरा हुआ था। माँ मेरी मनसा समझ गई थी कि मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले सो नहीं पाऊंगा। और माँ के आंचल में बच्चों को कहाँ डर लगता है, वैसे ही मेरे साथ में था। माँ मेरे बगल में जब सोई ना, तो मुझे लगा कि अब मैं सारी दुनिया से लड़ पाऊंगा। एक शक्ति सी आ जाती है जहां माँ होती है साथ में ना, तो एक पावर आदमी इंसान फील करता है। अरे मेरे पास माँ है, अब मैं किससे क्यों डरूंगा। वही पावर मेरे पास में अब आ चुकी थी। अब माँ मुझे समझाती जा रही थी कि बेटा, दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा मत सोच, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हम सुबह तेरे पापा से इस विषय में बात करेंगे और कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। इस लड़की के बारे में जानकारी हम रखेंगे कि कौन है, हमारे घर में क्यों आ रही है, तुम्हें क्यों दिख रही है, मुझे क्यों नहीं दिख रही है, पापा क्यों नहीं दिख रही है। लेकिन इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता। आखिर माँ समझाती रही और मैं पूछता रहा माँ से कि माँ, ये कौन लड़की हो सकती है, कौन हो सकती है। लेकिन माँ तो देखा तक नहीं था, क्या बताती। वो कहने लगी बेटा, कभी कभी सपना हम इंसान देखते हैं ना, तो लगता है कि बिल्कुल सच है। कहीं हो सकता है कि तेरे सपने का ये बात हो और वो तुम्हें सच दिख रहा हो। तभी तो मैं बेटा तेरे से पूछी थी कि तूने उस लड़की को किसी सपने में तो नहीं देखा। मैं भी अब दिमाग पर जोर डालने लगा कि आज से पहले उस लड़की को कभी देखा है कि नहीं देखा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। खैर, अब मेरे पास में मेरी माँ थी और माँ के आगे तो सब कुछ, जो सब बुरी शक्ति है, सब भाग जाती है। मुझे इतना मालूम था। मैं अब बिल्कुल सुरक्षित हाथों में था, अपनी माँ के गोद में, माँ की आंचल में। और माँ मुझे अब थपकी देते हुए सुलाने लगे, किसी छोटे बच्चे की तरह, मासूम बच्चे की तरह मैं थपकी खाता रहा और ना जाने कब गहरी नींद में आ चुका था। अब मैं गहरी नींद में था, माँ मेरे बगल में लेटी हुई। मुझे तो अब कोई परवाह ही नहीं था, चाहे कुछ भी हो, जो होगा माँ देख लेगी। वही हुआ। मैं अब गहरी नींद में चला गया था। ना जाने कितना देर तक मैं सोता रहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आखिरकार सुबह के 2:30 के आसपास मेरी माँ मुझे जोर से जगाने लगी। बेटा उठ, डरी हुई थी माँ मेरी। उठ बेटा, जल्दी उठ बेटा, इस कमरे से चल, पापा कमरे में चलते हैं, जल्दी कर जल्दी कर। जब माँ की आवाज़ सुना तो आंखें खोल करके देखा। आज जैसे ही आंखें खोल करके देखा, वो लड़की जो सपने वाली थी और जो मैंने पहले 2 बार देख चुका था, मेरे कमरे के अंदर, और जहाँ कुर्सी रखी हुई थी, जहाँ स्टडी में था, मैं पढ़ाई लिखाई करता था कभी, और वो उसी कुर्सी के पास खड़ी और हम दोनों की तरफ, माँ बेटे की तरफ घूर कर देख रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, और सुंदर तो थी, लंबाई चौड़ाई देखने में किसी बड़े घर की और पढ़ी लिखी ज्योति लग रही थी। और आज भी उसी अंदाज में थी जैसे किसी पार्टी में आई हो, सच संवर करके। माँ मुझे बार बार कह रही थी, बेटा उठ, देरी मत कर, चल पापा कमरे में भागते हैं। और मैं जब देखा तो एकदम ठिठक सा गया। ना तो मैं भाग रहा था और ना मैं सही कहूं कि कुछ सोच विचार रहा था। एकदम उस लड़की को देख करके फ्रीज हो गया था। अब माँ मुझे झिझोड़ रही कि चल बेटा भाग यहाँ से। आखिरकार झिझोड़ने के बाद मुझे होश आया और फिर मैं उठा। अब माँ मुझे घसीटती हुई अब पापा के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। माँ बेटे हम दौड़ते हुए अब पापा के कमरे में पहुँच गए। पापा गहरी नींद में अभी भी सो रहे थे। माँ उनको झंझोड़ करके उठाई, अजी उठिए, जल्दी उठिए। अब फिर पापा को बताने लगी कि वो कमरे में लड़की खड़ी है। पापा को तो जैसे उस चीज़ का परवाह ही नहीं था। वो कहने लगे तुम माँ बेटी फिर अब कोई नया ड्रामा करने लगे क्या? देखो मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की से शादी होने नहीं दूंगा संजय का, तुम लिख करके ले लो। लेकिन माँ डरी हुई, मैं भी डरा हुआ। माँ कह रही कि जाकर कमरे में तो देखो, कम से कम तुम्हें विश्वास तो हो। लेकिन पापा तो हिल के राजी नहीं थे। माँ बार बार कह रही थी कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं,
एक बार जाइए तो सही, देखिए तो सही कमरे के अंदर में, तब आपको मालूम होगा। लेकिन पापा को लग रहा था कि मैं और मेरी मम्मी हम झूठ बोल रहे हैं, कोई ड्रामा कोई गेम खेल रहे हैं पापा के साथ में, ताकि डर से वो मान जाए पापा शादी के लिए। उनका ये सोचना था। और आखिरकार पापा बिल्कुल नहीं हिले। आखिरकार मम्मी ने अब जो कमरे का दरवाज़ा था पापा वाला वो बंद कर दिया। अब पापा की तरफ गुस्से में देखने लगी और कहने लगी कि आपको जरा भी हम लोग पर यकीन नहीं है। मैंने और मेरे बेटे के साथ में क्या चल रहा है हमने देखा हुआ है, आप विश्वास ही नहीं कर पाते। अभी भी आप उठ करके जाके देख के आओ वो लड़की उसी कमरे में है। कौन है ये जाने के बाद आपको पता लगेगा। इंसान तो मुझे नहीं लग रही है, मम्मी का जो कहना था। जरूर कोई आत्मा लड़की है या फिर कोई चुड़ैल है। आखिर हमारे बच्चे के पास क्यों आ रही है, उस कमरे में क्यों आ रही है। पापा मम्मी की तरफ देखते रहे। अब कुछ देर के बाद बोलने लगे तू बोल रही है, सही बोल रही हो। तब मम्मी बोलने लगी हाँ आप जाइए, जब तक आप जाएंगे नहीं आपको विश्वास नहीं होगा। आखिरकार पापा को उठना पड़ा और धीरे धीरे अब मेरे कमरे की तरफ चल पड़े। और कमरे के अंदर जैसे ही पहुंचे और चीख उनकी सुनाई पड़ी। जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचे वो जो कमरे का दरवाजा था जो खुला हुआ था वो बंद हो चुका था और वो लड़की उसी कमरे में। मुझे मेरा जो अंदाजा था जो उस समय में जो हुआ होगा घटना वैसे ही था। अब पापा चीखे जा रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अब मम्मी मैं अब दोनों दौड़ करके दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा तो जैसे लग रहा था कि बिल्कुल जाम हो चुका है, खोल ही नहीं पा रहा है। पापा अंदर चिल्ला रहे हैं, मम्मी और मैं हम बाहर चिल्ला रहे हैं आप दरवाज़ा खोलो। और उधर से पापा कह रहे हैं कि तुम लोग दरवाज़ा खोलो। लेकिन दरवाज़ा तो ना बाहर से बंद है था ना अंदर से बंद था। अंदर में क्या हो रहा है। आखिरकार कुछ देर के बाद पापा की जो आवाज़ थी शांत हो गई और अचानक जो दरवाज़ा बंद था वो खुल गया। जब दरवाज़ा खुला तो हम देख करके चीख पड़े थे। पापा जो थे ज़मीन पर गिरे हुए और उनके चेहरे पर जैसे जख्मों का निशान, जैसे किसी ने नाखून वगैरह मार का हो, इतना घायल हुए पड़े थे, जैसे उनके चेहरे को किसी ने नोच खसोट लिया हो, ऐसा उनका हाल हुआ पड़ा था। अब हम कमरे के अंदर डरते डरते पहुंचे, लेकिन अब वहां पर वो लड़की नहीं थी, अब वो गायब थी। पापा बेहोशी में थे। अब जो भी कमरे के अंदर में पानी था, साधन था, पानी का बोतल जल्दी जल्दी छिड़क करके और पापा को हम होश में लाने लगे। और कुछ देर के बाद पापा होश में आ गए और जैसे होश में आए उठकर खुद बैठ गए। आप बोले भागो इस कमरे से, भागो इस कमरे से, चलो उस कमरे में। आखिरकार तीनों हम लोग अब पापा वाले कमरे में आ गए। पापा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब चेहरे पर नाखून जैसा नोचने खसोटने का पूरा निशान बना हुआ। डरे हुए थे, दहशत में थे पापा बुरी तरह से। और उनका जवान तो जो था काबू में नहीं था, बड़बड़ा रहे थे, रुक रुक करके डर जाते, दरवाजे की तरफ देखने लगते। मम्मी और मैं दोनों उनकी हालत देख करके खुद डर चुके थे कि ये बला कौन सी है भाई जो हमारे घर में आई है और क्या चाहती है। जो मैं सपने में देखा था, जो महसूस किया था, वो शायद मुझे चाहती थी। तब वो तभी तो कह रही थी कि उस लड़की को भूल जाओ, मैं अब आ चुकी हूँ। मैं मम्मी को सारा जो भी बात था जो सब कुछ बता दिया कि माँ मुझे लग रहा है कि वो मेरे पास में आ रही है। पापा तो अचानक उसी कमरे में चले गए, शायद वो गुस्से में थी और इसीलिए पापा पर हमला कर दिया। उनका निशाना पापा नहीं थे, मैं था और घायल पापा हो गए। ये मम्मी ये क्या चल रहा है हमारे घर में, ये सब क्या हो रहा है। मम्मी खुद डरी हुई थी, अब क्या बोले। किसी तरह से हम लोगों ने सुबह तक उसी कमरे में बंद हुए पड़े रहे। जब सुबह हो गया, किरण निकल गई सूरज की, तब हमने दरवाज़ा खोला था। अब पापा को सबसे पहले हम लेके गए थे डॉक्टर के पास में, मरहम पट्टी वहाँ पूछा भी था डॉक्टर क्या हुआ, अब क्या बताते।
अब जो भी था झूठ बहाना दे करके, जो भी मरहम पट्टी दवा लेकर हम घर आ गए थे। अब इसके बाद पापा डरे हुए थे। अब कहने लगे कि तुम लोगों पर मैं विश्वास नहीं कर रहा था। मैं जब कमरे के अंदर पहुंचा तो वो लड़की मुझे दिखाई नहीं थी। अब कमरे के अंदर ज़्यादा आ गया था पलंग के पास में, और जैसे ही मैं मुड़ा, मैं देख लिया कमरे के अंदर में कोई नहीं था। मुझे लगा कि तुम लोग मुझे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल करके कमरे के अंदर भेजे हो। अब मैं मुड़ करके वापस आने वाला था, तभी दरवाज़ा बंद हो गया, और दरवाजे पर वही लड़की जिसका तुम बात कर रहे हो खड़ी थी, और वो गुस्से में मेरी तरफ झपट पड़ी। तभी मैं डर गया था, चिल्लाया, और वो तो मुझे नोचने खसोटने लगी जैसे वो मुझे मार देना चाहती हो। और इसके बाद मुझे होश ही नहीं था, मैं शायद बेहोश हो गया था। पापा ये सब बता रहे थे। मामला थोड़ा गंभीर हो गया था। आखिर हमारे घर में ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ था, और कोई भूत प्रेत का कोई ऐसा हमने भी नहीं देखा था, ना पापा ने देखा था ना मम्मी ने। एक नया मामला था, नया तरह का मामला था। और ये जो घर था हमारा पुराना था, ये भी नया नहीं था कि हम नया घर बनवा करके आप भी फिलहाल रहने आ गए थे। हमारी बहन भी थी इस घर में। ऐसा कुछ हमने आज तक नहीं देखा था। तो ये सब क्या चल रहा है? आखिरकार जो माँ ने जो फैसला लिया कि हम किसी तांत्रिक को बुला के लाएंगे, और इसके बाद जो हमारे रिश्तेदार थे उस शहर में, माँ ने उनको संपर्क किया, अब पूरा जो भी घटना था उसको बताया। अब हमारे एक रिश्तेदार थे मामा, सगे तो नहीं थे, दूर के ही थे, लेकिन जो मेरी माँ का एक तरह से बड़े भाई थे, वो बड़े भाई कह के बुलाती थी। मैं मामा करके हमारे घर पर आते थे, हफ्ता में 10 दिन में कभी महीना में जरूर आते थे। एक रिश्ता बना हुआ था। उनसे ही मेरी माँ ने संपर्क किया था। ये जब घटना हुआ उसके बाद मामा जी हमारे घर पर आ गए थे। जब आए थे ना, तो उनके साथ में एक अधेड़ व्यक्ति उनके साथ में आया था, और वो एक तांत्रिक था। अब साथ में लेके आए थे। इसके बाद तांत्रिक को वो पहले बता चुके थे उस घर में क्या हुआ, और तांत्रिक अब पूरा घर का मुआयना कर रहा था। अब मुआयना करने के बाद अब एक जगह पर पापा वाला कमरे में आके बैठ गया, बिठा दिया गया उसको। अब फिर बातचीत शुरू हो गई। मेरी माँ पूछ रही थी कि क्या मामला है तांत्रिक साहब, तांत्रिक जी, ये लड़की कौन है? और जो सपने की बात थी वो सब कुछ माँ ने बता दिया था। वो तांत्रिक बाबा कुछ देर चुप रहे, आंखें बंद करके, शायद सोचना समझना चाहते थे। कुछ देर के बाद आंखें खोले, तब वो बताना शुरू किए कि देखो, इसमें तुम्हारे बेटा का ही कसूर है। जरूर तुम्हारा बेटा कोई ऐसी जगह से रात से आया होगा जहां पर वो दुष्ट आत्मा खड़ी होगी, और वो तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे घर तक आ गई हो। अब इस घर से वो जाना नहीं चाहती है। तुम्हारे बेटे के ऊपर में उसका दिल आ चुका है। अब ये बड़ी खतरनाक समस्या है। ऐसे हालात में तुम्हारे बेटे की जान की खतरा भी हो सकता है। अब जब इतना बात तांत्रिक बोले तो घर में तो एकदम सब कोई डर गया था। लेकिन मेरे मामा जी थे ना, वो कहने लगी आप जो कुछ करना है आप कीजिए, उस लड़की को इस घर से भगा दीजिए, चाहे जितना पैसा लगे हम लोग देने के तैयार हैं। तांत्रिक कहने लगे हाँ भगाऊंगा, लेकिन इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें पूजा पाठ करना पड़ेगा, और एक बार नहीं 2-3 बार होगा। मामा जी कहे कि आपको जितना पूजा पाठ करना है आप कीजिए, जो सामान की ज़रूरत है आप लाइए, हमें लिख के दीजिए, हम लेके आएंगे, आप अपना पूजा पाठ कीजिए, लेकिन इस घर से उस लड़की की आत्मा को भगा दीजिए। आखिरकार हमारे घर में पूजा स्टार्ट हो चुका था, और ये जो पूजा था सप्ताह में 3 दिन हुआ था। पहले ही पूजा से वो जो हमें लगने लगा कि लड़की हमारे पास में नहीं आ रही है, हमारे घर में नहीं आ रही है। जब तीसरा पूजा हुआ ना, तो बिल्कुल उस तांत्रिक बाबा ने बोल दिए कि अब इस घर में उस लड़की को अब नज़र नहीं आएगी, वो भाग चुकी है, हमने भगा दिया है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वो बोले थे कि अपने बेटे को संभालो और रात बिरात को अकेले आने मत दो।
अब मैं तो जिस काम में था, आईटी में था, जॉब में, अब हमारी ड्यूटी तो बदलती रहती थी। लेकिन पापा अब जो कह रहे थे कि तुम्हें काम छोड़ना पड़े तो काम छोड़ दो, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसी काम का जो रात में तुम्हें अकेले आना पड़े। हाँ, ऐसा कर लो, अगर दिन में तुम्हें काम मिलता है तो काम कर लो, और अगर रात में तुम्हें आना पड़े अकेला तो ठीक नहीं है। आखिरकार मैं जो अपने ऑफिस में मैनेजर थे उनसे बात किया कि देखिए साहब, ऐसी ऐसी बात थी, पूरा घटना बताया। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, वो शायद समझ गए। अब कहने लगे कि तुम अभी दिन का ही ड्यूटी कर लो, अभी रात का हम किसी और से करा लेंगे। और तब से सही मायने में हम भूत प्रेत को मानने लगे थे। पहले विश्वास नहीं था। हाँ, उसके बाद मेरी शादी भी उसी लड़की से हुई जिससे मैं चाहता था, प्रेम करता था, और पापा को मानना पड़ा था। और इसके बाद आज तक कभी भी उस लड़की से मेरा आमना सामना नहीं हुआ। इस बात को मैंने अपने पत्नी को बताया था, पत्नी भी डर गई थी मेरी बात सुन करके। लेकिन अब वो आत्मा कभी भी हमारे घर में नज़र नहीं आई, ना तो सपने में और ना मुझे हकीकत में कभी दिखी। लेकिन एक डर लगता था जब भी मैं अपने पलंग पर खास करके अकेले होता था, कभी पत्नी मैके चली गई ना, तो एक डर का एहसास होता था कि कहीं वो लड़की फिर मेरे सामने आकर खड़ी तो नहीं हो जाएगी। कमरे में कोई भी आवाज़ होता था ना तो मेरा दिल धड़क जाता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संजय जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी जो चैनल है आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई तरह का घटना में, नई तरह का कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।